हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है CSIP मिथुन जायसवाल। बेटा जी, हम कर रहे हैं OCM के वन शॉट के धमाकेदार सीरीज, जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक के सारे OCM के वन शॉट करवा दिए हैं। ये वन शॉट के अंदर जहां इजी है, जहां पॉइंट इजी है समझने में, वहां पे मैंने स्पीड बताई है, और जहां पे डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, जहां पे कंसेप्ट नॉलेज की जरूरत है, वहां पे मैंने उसको डीपली सिखाया है। तो आपकी स्पीड से भी तैयारी होगी और कंसेप्ट भी आपके तैयार होंगे। साथ साथ मैंने इसको आपको याद करने के तरीके भी बताए। तो एग्जाम के पॉइंट से ये जो है सारे के सारे वीडियो बहुत ही मजेदार रहने वाले हैं और आपके ये डेफिनेटली मार्क्स को स्कोर करेंगे। आज क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। बेटा जी, चैप्टर नंबर 1 मैंने लास्ट में क्यों रखा, इसका एक ही कारण है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर जितने भी चैप्टर 2 से लेकर 12 तक में जो भी कुछ पढ़ा ना, उसकी सब समरीज आती है चैप्टर नंबर 1 के अंदर। हाँ जी, चैप्टर 1 ऐसा है चैप्टर है जो सारे चैप्टर्स की समरीज पकड़ के अपने अंदर बताता है, इसलिए इस चैप्टर को मैंने क्या रखा है, सबसे लास्ट में रखा है। तो बेटा आप भी अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्या करना है, चैप्टर नंबर 1 को सबसे लास्ट में रखना। क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 1 के अंदर सब जब समरीज आएगी तो डिटेल नॉलेज आपने ऑलरेडी सीख चुके हो, ठीक है। जब आप उसको चैप्टर नंबर 1 के अंदर उसको शॉर्ट में पढ़ोगे तो आपको लगेगा वाओ, ये तो एकदम ईजी है। लेकिन उल्टा करोगे तो वो समरीज लिखी हुई है वो जल्दी से कैच नहीं कर पाओगे, ग्रैब नहीं कर पाओगे जब तक आपको डिटेल नॉलेज नहीं होगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर, जो रहने वाला है वन शॉट ऑफ चैप्टर नंबर 1। और इससे पहले मैं लेक्चर शुरू करूं, मैं बता दूं आपको क्या कि बेटा जी, गाला के पेपर जरूर से लिखिए, जरूर से सॉल्व कीजिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के लिए, स्ट्रेस रिमूवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में लिखना। डायरेक्ट एग्जाम में जाके पेपर लिखोगे, पेपर छूटेगा, मालूम नहीं पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन कितने टाइम में करना है। इसलिए गाला के पेपर लिखो, उससे आपकी रिटन प्रैक्टिस भी होगी, टाइम मैनेजमेंट भी होगा। आपको मालूम पड़ेगा कि अगर यही पेपर, पहले पेपर तैयार करो, याद करो अच्छे से, और उसके फिर आप उसको लिखो। अगर आपको क्या फील होगा कि अगर ये क्वेश्चन जो मैंने अभी पढ़ा था, अगर उसको मैं कितने अच्छे से लिख पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आपको ये लगेगा कि ये क्वेश्चन जब मैंने पढ़ा हुआ, अगर मैं इस तरह से लिख सकता हूं, इसका मतलब कि एग्जाम के अंदर मेरे को हर एक कंटेंट इतना 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 लिखना होगा अगर मेरे बैठे हुए क्वेश्चन आ गए तो, ठीक है। और उसके आंसर और सॉल्यूशन में तो टाइम लगेगा ढूंढने में। नहीं बेटा नहीं, मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर हर एक का आंसर PDF दिया हुआ है। हाँ जी, मैंने आंसर PDF दिया हुआ है, उसका आपको सॉल्यूशन निकाल के A से लेके E तक के सभी डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको बना के दे दिए, वो भी चैप्टर पेपर नंबर 1 से लेके पेपर नंबर 6 तक के सारे सॉल्यूशन। तो उसको जाके डाउनलोड कर लेना और उसका PDF को आप प्रिंट करवा सकते हो। तो अच्छी बात है, तो आपके हाथ में हैंड कॉपी आ जाएगी कि सारे के सारे आंसर आपके एक जगह मिल जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं हमारा OCM का वन शॉट पेपर नंबर चैप्टर नंबर 1। ओके, तो चैप्टर नंबर 1 ये है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब जैसा मैंने बताया था कि अब सबसे पहले हम, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 बेसिक चैप्टर है, तो इसमें सबसे पहला आता है मैनेजमेंट होता क्या था। मैनेजमेंट की डेफिनेशन याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट, एक नंबर के अंदर पूछी जाती है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मतलब मैनेजमेंट का मतलब होता है जब हम दूसरों से काम करवाने की कला को ही हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ, मतलब मैनेजमेंट क्या काम करता है कि अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट से हम अपने प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर पाते हैं विद द यूज ऑफ मिनिमम टाइम एंड मिनिमम कॉस्ट में। मतलब खाली ऑब्जेक्टिव को अचीव करना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारा जो टाइम है वो भी कम लगेगा और जो कॉस्ट है वो भी क्या लगेगी, कम लगेगी। एज वेल एज मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। मतलब बेटा जी क्या हुआ, रिसोर्सेज का यूज क्या इफिशिएंट होगा, कॉस्ट कम लगेगी, टाइम कम लगेगा और हमारे ऑब्जेक्टिव इजीली अचीव हो पाएंगे। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ क्या, प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। कैसे? मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम टाइम और रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी, द मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस विच प्लान। मैनेजमेंट क्या करता है, प्लान एंड कंट्रोल। मैनेजमेंट क्या करता है, हम पहले प्लान करते हैं, प्लान होता है तो हम कंट्रोल कर पाते हैं। किस चीज का? तो बोलता है मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी एंड मार्केट। ये 4M है, क्या है, 5M है। मैन, मशीन, मटेरियल,
6M को आपको याद रख लेना है। क्या है? मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी, मार्केट। मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी, मार्केट, ये 6M है। जो क्या होता है, जो जिसको हम प्लान करते हैं एंड कंट्रोल कर पाते हैं। किसको? मैन को, मशीन को, मटेरियल को, मेथड को, मनी को, मार्केट को। ठीक है। और वैसे का क्या बोलते हैं, इज अ मैनेजमेंट, ये एक प्रोसेस होती है। इट प्रोवाइड लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन। किसको? ह्यूमन एफर्ट को, विच हेल्प्स इन टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करता है? लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन। क्या प्रोवाइड करेगा? लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन। किसको? ह्यूमन एफर्ट को, जिससे हम क्या कर पाएंगे? प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। बेटा ये जो डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन आपको अच्छे से याद कर लेनी है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। मैंने आपको याद करने के तरीके बता दिए। एक बार क्विकली 1 मिनट के अंदर सबके सब डेफिनेशन याद करवा देता हूं। मैनेजमेंट क्या है? आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर, दूसरों से काम करवाने की कला को ही मैनेजमेंट बोलते हैं। मैनेजमेंट से हमारा प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अचीव होता है। इसमें बेनिफिट क्या होगा? हमको जो टाइम होगा वो मिनिमम लगेगा, कॉस्ट होगी वो मिनिमम लगेगी, और रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस जिसके अंदर क्या करते हैं हम? प्लान एंड कंट्रोल करते हैं। 6M को मेरे साथ बोलते जाओ। 6M कौन से हैं? मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी एंड मार्केट। क्या? मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी एंड मार्केट को लेकर ये प्रोवाइड करता है लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन। क्या प्रोवाइड करता है? लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन। किसको? ह्यूमन एफर्ट को, जिससे क्या होगा? हमारा प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। ठीक है। अब आते हैं इसके, अगर डेफिनेशन आपको इजीली आ गई है, अंडरस्टैंड हो चुकी है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स उसके एकदम सिंपल लगेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस होती है। मतलब मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस में देखा जाए ऐसा जरूरी नहीं है। मैनेजमेंट कहाँ देखने को मिलता है? एग्रीकल्चर, आर्मी, एजुकेशन, सोशल, रिलीजियस, सभी जगह पे देखने को मिलता है। ये गोल ओरिएंटेड होता है, क्योंकि यहाँ पे हम अपने जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करते हैं, इसलिए क्या होता है? गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी होती है, जिससे हमारे गोल को हम अचीव कर पाते हैं विद मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम टाइम एंड मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये ग्रुप एक्टिविटी होती है, क्योंकि यहाँ पे जो होते हैं सिर्फ एक बंदा ही पूरा मैनेज नहीं करता, यहाँ पे टीम होती है। तो मैनेजमेंट इज अ कलेक्टिव एक्टिविटी इन्वॉल्विंग 2 और मोर पीपल वर्किंग टुगेदर, इसलिए ये क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं मैनेजमेंट एक बार एक्टिविटी किया और खत्म हो गया, नहीं। ये कंटिन्यूअस, हमारा एक गोल अचीव होता है, हम सेकंड गोल अचीव होता है, थर्ड गोल अचीव होता है, फोर्थ गोल, इस तरह से काम करते जाते हैं। ये ह्यूमन प्रोसेस होती है, क्योंकि मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट अप्लाई होता है, इज डन बाय पीपल फॉर द पीपल विद द ह्यूमन एलिमेंट एट द सेंटर। ठीक है। तो ये पीपल के द्वारा किया जाता है, पीपल पे अप्लाई किया जाता है, इसलिए ह्यूमन प्रोसेस है। डिसीजन प्रोसेस, बेटा जी यहाँ पे बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस टेक एंड इंप्लीमेंट डिसीजंस एज नो वर्क कैन बी डन विदाउट देम। तो हमको डिसीजन के बिना तो काम चलेगा नहीं, तो हमको क्या लेना पड़ता है? डिसीजन। इसलिए मैनेजमेंट क्या है? डिसीजन प्रोसेस है। ये साइंस है, ये आर्ट है, ये प्रोफेशन। ऐसा क्यों? उसको मैं डिटेल में अभी नीचे बताऊंगा। तो बस ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हुए। वापस एक बार बोलते हैं, ये यूनिवर्सल है, गोल ओरिएंटेड है, ग्रुप एक्टिविटी है। यूनिवर्सल मतलब सभी जगह देखने को मिलेगा। गोल मतलब वो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये एक्टिविटी की जाती है। ये ग्रुप एक्टिविटी होता है, क्योंकि यहाँ पर इट इन्वॉल्व 2 और मोर पीपल। ये कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि एक बार किया खत्म हो ऐसा नहीं। मैनेजमेंट इज अ एंडलेस प्रोसेस होती है। ये ह्यूमन प्रोसेस होती है, क्योंकि ये ह्यूमन के द्वारा की जाती है, ह्यूमन पर की जाती है। ये डिसीजन प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिसीजन इन्वॉल्व होते हैं, हमको कंटिन्यूअस डिसीजन लेने पड़ते हैं हमारे प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ये साइंस है, आर्ट है, प्रोफेशन है। ये क्या होता है मैं आपको नीचे डिटेल में बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंस, ये मैनेजमेंट से क्या फायदा होगा? मैनेजमेंट इज एसेंशियल ऑल फील्ड। वो तो हमने देखा कि सिर्फ बिजनेस एक्टिविटी के लिए इट इज रिक्वायर्ड इन एवरी एक्टिविटी, मतलब इन बिजनेस, एजुकेशन, डिफेंस, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स और सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सभी जगह पे मैनेजमेंट देखने को मिलता है। तो मैनेजमेंट ये इस तरह से बेनिफिट देता है सभी के अंदर। यहाँ पे हम रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज कर पाते हैं, मतलब बहुत अच्छे से यूज कर पाते हैं। ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर पाते हैं। बिजनेस हमारा सक्सेस किया हो जाता है। अगर बिजनेस सक्सेस किया हो जाएगा तो हमारा क्या बढ़ेगा? प्रॉफिट बढ़ेगा तो ज्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा, हमारा बिजनेस बढ़ेगा, तो हम लोगों को और हायर करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करके देगा। और अगर एम्प्लॉयमेंट हम लोगों को जब हायर कर रहे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, मतलब एक प्रकार का हम क्या करें? सोशल वेलफेयर कर रहे हैं। सोशल वेलफेयर इन टर्म्स ऑफ हम लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, दूसरा हम लोगों को वस्तुएं बना के भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज भी दे रहे हैं। तो इट्स सोशल वेलफेयर एक्टिविटी। और अगर ये सब होगा, इसका मतलब क्या होगा? नेशनल का भी डेवलपमेंट होगा। क्या होगा? नेशनल का डेवलपमेंट होगा। वापस एक बार क्विकली मेरे साथ बोलते जाओ। मैनेजमेंट क्या है? हर एक फील्ड में देखने को मिलता है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है।
इसका इसमें रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज होता है, हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाते हैं। ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे तो बिजनेस हमारा सक्सेस की ओर दौड़ेगा, सक्सेस की ओर दौड़ेगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो हम और लोगों को हायर करेंगे तो हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा तो सोशल वेलफेयर होगा, सोशल वेलफेयर के अंदर लोगों को रोजगार मिल रहा है, वो भी बेनिफिट है। और दूसरे एंगल से अगर देखो तो लोगों को सर्विसेज मिल रही है, लोगों को वस्तुएं मिल रही है, प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो उनका सोशल वेलफेयर हो रहा है। और इससे क्या होता है, देश आगे बढ़ता है, देश की जीडीपी बढ़ती है, तो नेशनल डेवलपमेंट भी होता है। ओके, अब मैनेजमेंट इज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। बेटा जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट एक साइंस है, मैनेजमेंट एक आर्ट है, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। ऐसा क्यों? जैसे कि साइंस, आपने साइंस सुना है, साइंस क्यों, साइंस 10 तक पढ़े हो ना, तो मैनेजमेंट जैसे साइंस के अंदर रूल्स प्रिंसिपल्स होते हैं, वैसे मैनेजमेंट के अंदर भी क्या होता है, रूल्स प्रिंसिपल होता है। इसलिए बोला कि मैनेजमेंट एक साइंस है। जैसे हमने जो शुरू में डेफिनेशन देखी थी कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर। ये कला होती है दूसरों से काम करवाना। हर एक व्यक्ति हर एक दूसरों से काम नहीं करवा सकता। जैसे कुछ व्यक्तियों का लीडरशिप क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि अगर वो बोलते कि ऐसा करना है तो सभी व्यक्ति उसको फॉलो करते हैं। लेकिन अगर वही कोई और बोले तो दूसरा कोई व्यक्ति आपके घर में होंगे ना, कोई बड़ा भाई, बड़ी बहन, या तो मम्मी पापा, उसमें से कोई एक, जैसे पापा ने बोला तो शायद आप वो काम करोगे ही करोगे। मम्मी बोले तो हाँ करता हूँ, हाँ का, लेकिन पापा ने बोला सुन बेटा खड़ा हो जा और फटाफट नहाने घुस, आप क्या करोगे, अपना मोबाइल तुरंत साइड में रखोगे, बोलोगे हाँ पापा जा रहा हूँ। लेकिन वहीं पे मम्मी बोले हाँ मम्मी करता हूँ ना, हाँ मम्मी करता हूँ ना, तो ये क्या हो गया, मैनेजमेंट क्या है, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम द अदर। ठीक है, ये एक प्रकार का मैनेजमेंट स्किल ही है। यहाँ पे क्या लगता है, प्रोफिशिएंसी लगती है, इंटेलिजेंस लगता है, क्लेवरनेस लगता है, इनसाइट्स लगता है। इसको क्या बोलते हैं, हम आर्ट बोलते हैं। तो मैनेजमेंट के इज कंसिडर एज अ आर्ट ऑल्सो। और दूसरा प्रोफेशन क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, ट्रेंड एंड एक्सपर्ट्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं ना, ऑल्सो अडॉप्ट द प्रोफेशनलिज्म। मतलब जैसे कि लॉयर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे ये प्रोफेशन होता है, वैसे मैनेजमेंट के अंदर भी प्रोफेशन देखने को मिलते हैं। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं क्या है। मैनेजमेंट एक साइंस है। साइंस क्यों बोला, क्योंकि साइंस के अंदर क्या होता है, एक सिस्टमेटिक एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होता है। हाँ जी, और यहाँ पे रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट होता है कि जैसे H2 और O को आप मिक्स करोगे तो हमारा पानी बनेगा, तो कॉज एंड इफेक्ट हुआ, हाँ, तो दोनों को मिक्स किया तो एक रिलेशनशिप डेवलप हुआ। मैनेजमेंट में भी ऐसा ही होता है। मैनेजमेंट टू हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस, मतलब यहाँ पे भी एक सिस्टमेटिक बॉडी होती है, बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, यूनिवर्सिटीज होती है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है कि ऐसे करने पे ऐसे व्यक्ति क्या करता है, बिहेव करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी जो आपके जो हमको कैरेक्टरिस्टिक साइंस में देखने को मिलता है, वही के वही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट में भी देखने को मिलते हैं। इसलिए मैनेजमेंट को क्या बोला गया, साइंस बोला गया। मैनेजमेंट एक आर्ट है। आर्ट क्यों, क्योंकि आर्ट के अंदर एक कला होती है, इट्स अ स्किल होती है। आर्ट का मीन्स एक स्किल, एक एक्सपर्टाइज। जैसे क्रिकेट एक आर्ट होता है, कला होती है, हर कोई नहीं खेल सकता विराट कोहली की तरह, हर कोई नहीं खेल सकता जैसे सचिन तेंदुलकर की तरफ। ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है, बट इम्प्लीमेंट द स्किल वन शुड हैव द थ्योरेटिकल नॉलेज। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा जी, डूइंग द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट रूल्स एंड प्रिंसिपल, पर्सनल स्किल एंड इनसाइट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि एक आर्ट के अंदर एक स्किल होती है, वैसे ही क्या होता है, हमको भी ये स्किल सिखाई जाती है और उसको हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। इसलिए क्या बोला गया है कि मैनेजमेंट भी क्या है, एक आर्ट है। लास्ट आ रहा है, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन होता है। मैनेजमेंट प्रोफेशन क्यों होता है, मैनेजमेंट प्रोफेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि प्रोफेशन के अंदर एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होता है। जैसे एक डॉक्टर, तो डॉक्टर के अंदर स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, हाँ, एक स्किल चाहिए, हाँ, एक्वायर थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। वो हम कैसे एक्वायर करते हैं, एजुकेशन लेके, उसकी डिग्री लेके, वहां पर हम ट्रेनिंग लेते हैं। एंड इज प्रैक्टिस फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी इन रिटर्न ऑफ रेम्युनरेशन। मतलब हम सोसाइटी के भले के लिए, जैसे डॉक्टर होता है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है और सामने उसको क्या मिलता है, उसको मनी मिलती है, उसको रेम्युनरेशन मिलता है। ठीक है, जैसे डॉक्टर है, लॉयर है, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब क्या है, एक प्रोफेशनल बॉडी होती है जो जिनके पास स्पेशल स्किल होती है, नॉलेज होता है, ट्रेनिंग लेते हैं वो सब, और उससे वो इनके पास कला आती है जो सोशल वेलफेयर के लिए किया जाता है, और उससे उनका क्या चलता है, इनका रेम्युनरेशन उनको मिलता है उसके सामने। वैसे ही मैनेजमेंट भी क्या है, ऑल्सो
possess essential characteristics of प्रोफेशन मतलब मैनेजमेंट भी प्रोफेशन होता है। जैसे कि अगर मैं आपको डिटेल में बात करूं तो मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलाइज नॉलेज। यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर भी क्या होता है कि स्पेशलाइज नॉलेज की जरूरत होती है, जैसे कि डिग्री ऑफ बीबीए, एमबीए। यहाँ पे आप इसकी डिग्री लेके बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे एमबीए का कोर्स करके मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे ये आप डिग्री लेके आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एक्सपर्टाइज ले सकते हो। इंक्रीज नॉलेज एंड रिसर्च, यहाँ पे मैनेजमेंट में भी क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, यहाँ पे एक्सपीरियंस लिया जाता है, ट्रेनिंग ली जाती है, रिसर्चेस होता है जो हमको हेल्प करता है न्यू टेक्निक एंड प्रैक्टिस को अडॉप्ट करने के लिए, डेवलपिंग न्यू टेक्निक एंड प्रैक्टिस। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट के अंदर भी नॉलेज गेन करना पड़ता है, मैनेजमेंट के अंदर भी एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, रिसर्चेस करने पड़ते हैं। ओके, हाँ। फिर प्रोफेशनल एसोसिएशन, बेटा जी यहाँ पे जैसे हमारा IIM है, ठीक है, इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो प्रोवाइड करता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल एंड कंट्रीब्यूट करता है टू द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रोफेशन। तो यहाँ पे भी क्या होता है, बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर भी प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है। जैसे डॉक्टर्स के अंदर एक डॉक्टर्स की बॉडी होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बॉडी होती है, एडवोकेट के अंदर एडवोकेट की बॉडी होती है, वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर भी क्या होता है, एक एसोसिएशन होता है जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे डॉक्टर्स के क्या होते हैं, एथिक्स होते हैं, वो अपने पेशेंट्स की इंफॉर्मेशंस, उनकी क्या बीमारी है वो किसी को डिस्क्लोज नहीं करते। वैसे ही क्या होता है कि यहाँ पे बेटा जी यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। तो मैनेजर आर एक्सपेक्टेड टू एडहियर टू एथिकल स्टैंडर्ड एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है, एथिक्स होते हैं, एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसको कंपल्सरीली हमको फॉलो करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट के अंदर भी क्या होता है, एथिक्स होते हैं। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे डॉक्टर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी के लिए वैसे ही एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक्ट एज ए ऑनेस्टली, remain loyal to their organization, safeguard confidential information just as a professional do। तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के अंदर इसके जो कुछ कंसेप्ट साइंस से लिए, कुछ कंसेप्ट आर्ट से लिए और कुछ कंसेप्ट उसने प्रोफेशनल से लिए, इसलिए मैनेजमेंट इज नीदर, जिसको हम प्योर साइंस प्योर आर्ट नहीं बोल सकते, बट इसका स्वीट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बोलते हैं। Therefore it can be said that the management is neither pure science, ये प्योर साइंस तो नहीं है, लेकिन like physical science not a pure arts like sculpture, लेकिन it can be further said that management is developing as independent professional and it is beneficial to the individual, society and entire country। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्योर साइंस नहीं है, ना ही प्योर आर्ट्स है, ना प्योर प्रोफेशनल है, लेकिन हाँ हर एक का कॉम्बिनेशन जरूर है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि मैनेजमेंट क्या है, साइंस है, आर्ट्स है एंड प्रोफेशन है। नेक्स्ट आते हैं हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बेटा जी लेवल ऑफ मैनेजमेंट की अगर बात की जाए ना, तो एक बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा एक टीम होती है और उस टीम को हम क्या बांटते हैं, अलग अलग मैनेजमेंट लेवल पे बांटते हैं। एज लॉन्ग एज द साइज ऑफ यूनिट रिमेन द स्मॉल, अगर छोटा बिजनेस होगा द ओनर हिमसेल्फ मैनेज, ओनर ही क्या करता है, सब कुछ मैनेज करता है, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस एक्सपांड होता जाता है हमको उसको क्या करना पड़ता है, द सुपीरियर कैन नॉट सुपरवाइज ऑल ही सबऑर्डिनेट डायरेक्टली, देयरफॉर हमको उसको मैनेजमेंट को अलग अलग लेवल में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो कौन से लेवल होते हैं, तो बेटा जी ये 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल, जिसके अंदर आपको याद रखने का, इसके ऊपर हमारा MCQ आता है। ये क्या होता है, CEO, CFO, CO, CTO, VP मार्केटिंग, ये सब क्या होता है, टॉप लेवल के मैनेजमेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे मिडल लेवल के अंदर रीजनल एंड प्लांट मैनेजर्स होते हैं, लोअर लेवल के अंदर टीम लीडर, असिस्टेंट मैनेजर, फॉरमैन, शिफ्ट मैनेजर, ये सब किसके अंदर आते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट मतलब सुप्रीम अथॉरिटी किसके पास होती है, यहाँ पे MCQ आता है
एमसीक्यू आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, सुप्रीम अथॉरिटी किसके पास होती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होती है। वो क्या काम करते हैं? वो ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं, एक्ट एज ए ट्रस्टी करते हैं, पूरी की पूरी जो जवाबदारी होती है टू सिलेक्ट द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ एंड हायर ऑफिसर, और उनको वो काम मतलब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा वो किसको? टॉप लेवल मैनेजमेंट सीईओ जो हमारा हायर ऑफिसर होगा उसको असाइन करेगा, भाई ये तुम्हारी अथॉरिटी और ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो बजट्स होता है ना, बजट कि कौन सा खर्चा कितना करना है, कहां पे करना, उसको सैंक्शन कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। ये अबाइड बाय द लेबर लॉ, मतलब कि याद रखना अगर लेबर लॉ का कंप्लायंस मिस कंप्लायंस हुआ तो उसकी पहली जवाबदारी किसकी आती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट की आती है। यहाँ पे टू टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन मतलब कि जो गोल ओरिएंटेड होते हैं, जो हमारे पॉलिसी हमारा बिजनेस कौन से बेस पे काम करेगा उसकी सब डिसीजन कौन लेता है? मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है। जितनी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती है ना, कॉम्प्लेक्स जो लोअर लेवल सॉल्व नहीं कर सकता, बड़े बड़े डिसीजन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। ओवरऑल इंप्लीमेंटेशन एंड सुपरविजन कौन किसके पास होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होता है। यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करता है, डिविडेंड कितना रखना है, रिजर्व फंड कितना रखना है, री इन्वेस्टमेंट इन प्रॉफिट, ये सब कौन वो देखता है? फाइनल अथॉरिटी किसके पास होती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होती है। टू एनालिसिस द रिपोर्ट, हर एक जो बॉटम लेवल रिपोर्ट फॉरवर्ड करता है, मिडल लेवल उसको रिपोर्ट को रिव्यू करके आगे किसको फॉरवर्ड करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट को। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? एनालिसिस करता है रिपोर्ट को। अब हम आते हैं मिडल लेवल मैनेजमेंट का। मिडल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है? ये मीडिएटर होता है। किसका मीडिएटर होगा? टॉप लेवल एंड बॉटम लेवल का मीडिएटर होता है। ये कौन से, ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? ये जितने भी टॉप लेवल ने ऑर्डर्स दिए, इंस्ट्रक्शन दिए, उसको इंप्लीमेंट कौन करता है? मिडल लेवल मैनेजमेंट करता है। ये जो बजट सैंक्शन कर दिया, लेकिन बजट सैंक्शन करने के लिए बजट प्रिपेयर तो करना पड़ेगा, तो बजट प्रिपेयर कौन करता है? मिडल लेवल मैनेजमेंट बजट को प्रिपेयर करता है। ये जो बजट के हिसाब से जो फॉर्मुलेट पॉलिसीज, रूल्स, स्ट्रक्चर, ये कौन करता है? ये सब मिडल लेवल मैनेजमेंट करता है, ताकि हमारा जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव कौन बनाता है? टॉप लेवल। लेकिन उसको अचीव करने के लिए, उसके लिए पॉलिसी फ्रेम करना, रूल्स बनाना, स्ट्रक्चर बनाना, वो सब कौन करेगा? मिडल लेवल मैनेजमेंट करेगा। यहाँ पे टेक नेसेसरी स्टेप्स टू इंक्रीज इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ डिपार्टमेंटल एक्टिविटी, जो हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट है उसकी इफिशियंसी बढ़ाना, उसका इफेक्टिवनेस बढ़ाना, वो काम किसका होता है? टॉप मिडल लेवल मैनेजमेंट का होता है। एम्प्लॉय को बूस्ट करना, उनका एंथुसियाज्म कि आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो और बहुत और भी अच्छे से काम कर सकते हो, इस तरह से उनको बूस्ट करना, उनके मोरल को बूस्ट करना, वो काम किसका होता है? मिडल लेवल मैनेजमेंट का होता है। यहाँ पे ये जो मिडल लेवल मैनेजमेंट होता है, ये एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ क्या करता है? हमेशा टच में रहता है, उसके साथ हमेशा कोऑर्डिनेशन, कॉर्पोरेशन करता रहता है। ये टेक करता रहता है सब डिवीजन एक्टिविटीज को भी। सुपरवाइज करना द वर्किंग डिपार्टमेंट टू गेट द इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड डायरेक्टिंग, ये ओवरऑल डिपार्टमेंट को सुपरवाइज करने का काम किसका होता है? एनालिसिस करने का काम किसका होता है? मिडल लेवल मैनेजमेंट का होता है। ठीक है। एंड लास्ट है टू हेल्प द टॉप लेवल मैनेजर इन टेकिंग पॉलिसी डिसीजन, जो भी पॉलिसी डिसीजन है उसके लिए मिडल लेवल टॉप लेवल के साथ कनेक्ट होता है और उनको सारे इफ्स एंड बट्स जो लोअर लेवल के हैं उसको ध्यान में रख के मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट को हेल्प करता है कि कौन कौन से पॉलिसी बनाई जाए। नेक्स्ट आता है बॉटम लेवल मैनेजमेंट। बॉटम लेवल मतलब क्या होता है? ये सबसे लोअर मैनेजमेंट होता है। जो भी डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन एंड पॉलिसी डिसाइडेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये कौन करता है? ये करता है हमारा बॉटम लेवल मैनेजमेंट, जिसमें सुपरवाइजर, जॉबर, फॉरमैन, इसको आपको याद रखना है बेटा जी, इंपॉर्टेंट आता है कि सुपरवाइजर, जॉबर, फॉरमैन ये कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में फॉलो होता है? तो ये आते हैं बॉटम लेवल मैनेजमेंट। इनका काम क्या है? एक्चुअल में जो चीज को इंप्लीमेंट किया है उसको परफॉर्म करना किसका काम होता है? बॉटम लेवल का काम होता है। तो यहाँ पे ओवरऑल सुपरवाइज द एक्टिविटी ऑफ अ वर्कर, तो यहाँ पे सुपरवाइजर होगा जो क्या करेगा? वर्कर को सुपरवाइज करेगा। पुट द एफर्ट टू रेट द डिसिप्लिन एंड झील, यहाँ पे ये बॉटम लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? डिसिप्लिन को मेंटेन करना, झील को मेंटेन करने का काम किसका होता है? इन्हीं का होता है। जो रूटीन नेचर का जो काम होंगे उसका प्लान करना, वो किसका काम है? बॉटम लेवल मैनेजमेंट का। वो तो परफॉर्म वर्क रिलेटेड एक्टिविटी से रिलेटेड वर्क को परफॉर्म करना। टू गेट ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम किससे? फ्रॉम डिपार्टमेंटल ऑफिसर। इनका काम क्या होता है? ऑफिसर से, जो हमारे ऑफिसर हैं उनको बोलते हैं कि भाई आज का क्या काम है, आज का क्या टास्क है, वो हमको बताओ। तो ये ऑर्डर लेते हैं किससे? ऑफिसर से।
टू परफॉर्म द फंक्शन लाइक मशीनरी लेआउट, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस। बेटा जी इसके ऊपर हमारा एमसीक्यू आता है, एमसीक्यू आता है जिसके अंदर मशीन का लेआउट क्या रहेगा, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस का काम भी कहाँ पे आता है, बॉटम लेवल मैनेजमेंट में आता है। टू प्रोवाइड इक्विपमेंट एंड रॉ मटेरियल टू द वर्कर, ये प्रोवाइड करते हैं इक्विपमेंट एंड रॉ मटेरियल किसको, वर्कर को। सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ अ वर्कर को। टू इम्प्लीमेंट डिसीजन पॉलिसी, जो किसने डिसाइड की है, टॉप लेवल, उसको इम्प्लीमेंट काम करने का किसका होता है, टॉप बॉटम लेवल मैनेजमेंट का होता है। फॉरवर्ड रिपोर्ट इंस्ट्रक्शन किसको, टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट वगैरह फॉरवर्ड करना, ये भी काम किसका होता है, बॉटम लेवल मैनेजमेंट का होता है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर देखा तो टू रिसीव रिपोर्ट, और बॉटम लेवल के एंगल से देखो तो टू फॉरवर्ड रिपोर्ट। आई होप यू आर गेटिंग। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर से क्या कर दिया, यहाँ पे कितनी बार डिफरेंस पूछा जाता है, तो मैंने एनी 5 डिफरेंस, तो मैंने इसको शॉर्ट समरीज करके यहाँ पे रखा हुआ ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सके। तो यहाँ पे होता है क्या बेटा जी, तो यहाँ पे डिफरेंसेस देखते हैं। तो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट जो सबसे ज्यादा होता है मैनेजमेंट, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कम होता है। यहाँ पे मैनेजमेंट थोड़ा कम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन उससे ज्यादा होता है, और यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत ही कम होता है लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे कौन कौन मेंबर आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर आर इंक्लूडेड, जबकि यहाँ पे क्या आता है, डिपार्टमेंट ऑफिसर, एक्सपर्ट ऑफ वेरियस फील्ड आर इंक्लूडेड, तो सुपरवाइजर, जॉबर, फॉरमैन आर इंक्लूडेड। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे दोनों ही बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे अथॉरिटी लेस होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड टू डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट के आप हेड हो उससे रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है होगी। यहाँ पे अथॉरिटी और भी कम हो जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ कहां तक रह जाती है, सब डिवीजन ओनली रह जाती है। नंबर ऑफ मेंबर बहुत कम हो गए, यहाँ पे कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं, यहाँ पे उससे भी ज्यादा होते हैं। कॉम्पिटेंस, यहाँ पे कॉम्पिटेंस ऑल राउंडर होने चाहिए, ओरल इंफॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए होता है, क्योंकि आप डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, प्रोडक्शन के हेड, फाइनेंस के हेड, टैक्सेशन के हेड, सेल्स के हेड, तो यहाँ पे स्पेशलाइज नॉलेज रिक्वायर होती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप जिस डिपार्टमेंट के हो उस डिपार्टमेंट का नॉलेज होना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी, इसका काम है फॉर्मेशन करना, और इसका काम है कि उसको इम्प्लीमेंट करवाना, जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट में दिया है, और जो भी टॉप, इसका काम है जो भी यहाँ पे उसको अचीव करना। दिस लेवल इम्प्लीमेंट द पॉलिसी एंड डिसीजन फ्रेम बाय द टॉप एंड मिडल लेवल मैनेजमेंट। अकाउंटेबिलिटी, ये अकाउंटेबल होते हैं किसके लिए, शेयर होल्डर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट ऑफिसर, ये अकाउंटेबल किसके लिए होंगे, टॉप लेवल। ये अकाउंटेबल किसके लिए होते हैं, मिडल लेवल मैनेजमेंट के लिए होते हैं। डिसीजन, यहाँ पे मोर रिस्की डिसीजन होते हैं, यहाँ पे डिसीजन लेस रिस्की, और यहाँ पे उससे भी कम रिस्क होता है। तो बेटा जी ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट। ओके, तो यहाँ पे अब हम चलते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं बेटा जी, यहाँ पे मैनेजमेंट कौन कौन से फंक्शंस करता है, कौन कौन से एक्टिविटी करता है। तो मैनेजमेंट शुड बी डन इफिशिएंटली फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये तो हमको मालूम है कि मैनेजमेंट ऐसे करना चाहिए कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। फॉर दिस अ सीरीज ऑफ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअसली परफॉर्म फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस इज नोन एज अ प्रोसेस। यहाँ पे बेटा जी प्रोसेस के ऊपर आता है हमारा MCQ 1 मार्क क्वेश्चन। व्हाट इज प्रोसेस? तो प्रोसेस का मतलब क्या होता है, इट इज अ सीरीज ऑफ फंक्शन जो कंटिन्यूअसली परफॉर्म किया जाता है, जिससे हम अपने अकम्प्लिश करें प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, उसी को बोला जाता है प्रोसेस। तो यहाँ पे कौन कौन सी प्रोसेस होती है, तो पहला होता है प्लानिंग। पहले अब ये सारे चैप्टर्स आ गए, चैप्टर नंबर 3 हमारा प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग इज अ सिलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग की डेफिनेशन लिखनी है। अब देखो तो बेटा यहाँ पे प्लानिंग के अंदर क्या होता है, प्लानिंग इज अ सिलेक्शन ऑफ फैक्ट। यहाँ पे बेटा जी हम क्या करते हैं, हमने ये प्लानिंग के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा हुआ। प्लानिंग गिव आंसर टू, प्लानिंग क्या आंसर देता है कि क्या करना है, व्हाट जॉब टू डू, कैसे करना है, कब करना है, हाउ टू डू जॉब। तो प्लानिंग इज अदर वर्ड्स इट इज डिसाइडिंग ऑन द बेस्ट पॉसिबल वे फॉर अचीविंग द गोल्स। मतलब हमको गोल्स को अचीव करने के लिए क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो सब का जवाब कौन देता है, प्लानिंग देता है। तो प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, कलेक्शंस ऑफ मटेरियल करते हैं, मटेरियल को कलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर से डिफरेंट अल्टरनेटिव डिसाइड करते हैं और डिफरेंट अल्टरनेटिव लेते हैं, उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव को हम सिलेक्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं। वही सब चीज तो प्लानिंग में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, प्लानिंग की डेफिनेशन लिख देने की है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लानिंग होगा। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या, ऑर्गेनाइजिंग एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन करते हैं लोगों को अमॉन्ग द इंडिविजुअल, जिससे क्या होगा
हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर सके। ऑर्गेनाइजेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसके बीच में, अमॉन्ग दिस सेक्शन एंड ग्रुप गेट क्लैरिफाइड विद द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मतलब हम यहाँ पे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं ताकि लोगों को मालूम पड़ सके कि कौन यहाँ पे सुपरवाइजर कौन हुआ, उसकी क्या ऑथोरिटी है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर एक के बीच में इंटर रिलेशनशिप बनाते हैं ताकि लोगों को मालूम पड़ता है कि उसका सुपरवाइजर कौन है, उसका सबऑर्डिनेट कौन है। प्लानिंग बेटा जी इसके ऊपर याद रखना, इसके ऊपर एमसीक्यू आता है। प्लानिंग बोला जाता है ब्रेन ऑफ इंडिया, जबकि ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है कौन से काम करना है, उसको पहले बांटेगा ग्रुप द एक्टिविटी इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। हम पहले काम, सपोज कि हमारे पास 10 काम है, 100 काम है, ठीक है। इस 100 काम को भाई ये 20 काम इसके हैं, ये 25 काम इसके हैं, ये 15 काम इसके हैं, ये 15 काम इसके, और सपोज एज्यूमिंग कि ये 35 काम इसके, ये हमने 4 डिपार्टमेंट में बांट दिया। हाँ जी बांट दिया। अब हम क्या करेंगे, इस 4 डिपार्टमेंट के अंदर क्या बनाएंगे, सब डिवीजन। क्या बनाएंगे, सब डिवीजन। और उसके नीचे क्या करेंगे, टीम रख देंगे, लोगों को असाइन करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। मतलब पहले हमने एक्टिविटी की कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, 100 एक्टिविटी। उस 100 एक्टिविटी को क्या कर दिया, ग्रुप में डिवाइड कर दिया। हाँ जी, फिर उसका हमने क्या बना दिया, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, इस तरह से क्या क्या अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए। और उसके बेस पे हमने क्या कर दिया, ड्यूटीज असाइन कर दी। असाइन द ड्यूटीज बेस्ड ऑन एक्टिविटी, आइडेंटिफाइंग द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर द एक्टिविटी एंड डेलीगेटेड ऑथोरिटी। तो हमने यहाँ पे ये इस काम के लिए ये ड्यूटीज रहेगी, इस काम के लिए ये ड्यूटीज रहेगी, ऐसे ड्यूटीज डिसाइड कर दी और उस ड्यूटी के लिए एक पर्टिकुलर बंदे को असाइन कर दिया कि तुम्हारी ये ड्यूटी है, ठीक है। और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करे, उसी को बोला जाता है ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफिंग का मतलब बंदे, जो हमारे एम्प्लॉई है वो। द पर्पस ऑफ स्टार्टिंग टू गेट एंड मेंटेन एंड डेवलप सेटिस्फैक्टरी मैन पावर। बेटा जी स्टाफिंग मतलब क्या होता है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, उनको सही से ट्रेनिंग देना, उनको सही से डेवलपमेंट करना, वही तो काम होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है जो हमने डिटेल में पढ़ा था स्टाफिंग क्या था। डायरेक्टिंग मतलब उनको गाइड करना, उनको सुपरवाइज करना, उनको मोटिवेट करना, उनका लीडरशिप वगैरह सब क्या आता है, वो आता है डायरेक्टिंग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे गाइड करना, मोटिवेट करना, इनको इन्फ्लुएंस करना, सुपरवाइजिंग करना, ये सब किस में आता है, डायरेक्टिंग के अंदर होता है। कंट्रोलिंग मतलब क्या होगा, अगर आपने प्लानिंग की है तो प्लानिंग सही से चल रही कि नहीं चल रही, प्रॉपर इंप्लीमेंट हो रही कि नहीं, वो उसको कौन देखता है, उसको देखता है कंट्रोलिंग, कि भाई यहाँ पे जो आपने प्लानिंग किया था उसी हिसाब से काम हुआ नहीं हुआ, उसको चेक करो। और अगर इसमें डेविएशन है तो करेक्टिव एक्शंस लो। अगर डेविएशन क्या है, अगर बहुत नॉमिनल है तो फिर जाने दो। अगर क्या है, आपने जो प्लान किया था, जो स्टैंडर्ड सेट किया था बहुत लो है और आपका जो गोल, जो आप ऑब्जेक्ट अचीव हो रहा है वो ज्यादा है, तो आप अपने स्टैंडर्ड को ऊपर करो, ठीक है। इस तरह से क्या किया जाता है, प्लानिंग। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द बोथ साइड ऑफ द सेम कॉइन। फिर इसको क्या बोला जाता है, प्लानिंग फादर ऑफ प्लानिंग को फादर बोलते हैं। अगर प्लानिंग होगा तो कंट्रोलिंग होगा, कंट्रोलिंग है मतलब प्लानिंग प्री एक्सिस्ट है। तो बस यही चीज आती है हमारा चैप्टर नंबर हमने 7 के अंदर पढ़ा था। तो ये चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7 ये चैप्टर्स के नाम है बस। तो अगर ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, हर एक चैप्टर की क्या है डेफिनेशन यहाँ पे बता देनी है, तो हमारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन। बेटा जी कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। क्या चीज बताना चाहूंगा, ये ना ICICI वर्ल्ड कप हुआ था, वर्ल्ड 11 इन ऑस्ट्रेलिया। मतलब क्या, यहाँ पे एक है ना ICICI वर्ल्ड 11 हुआ था, जिसके अंदर क्या हुआ था कि ये ऑस्ट्रेलिया क्या कर रही थी, वर्ल्ड कप जीतते जा रही थी। तो फिर यहाँ पे ICICI ने क्या बोले, एक टीम बनाई। उन्होंने बोला कि ऑस्ट्रेलिया की टीम एक तरफ और बाकी जितने भी क्रिकेट टीम है, इंडिया है और न्यूजीलैंड है, बांग्लादेश है, सभी में से अच्छे क्रिकेटर्स, बॉलर्स निकाले, उनकी 11 बंदे और ऑस्ट्रेलिया के 11 बंदे उनके अंदर मैच कराए। और हुआ पता है क्या, यहाँ पे वर्ल्ड के जैसे हमारा वेस्ट इंडीज है, न्यूजीलैंड है, इंडिया है, बांग्लादेश है, उसमें से चुन के अच्छे बैट्समैन, बॉलर निकाले और यहाँ पे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की ही टीम और दोनों में क्या कराई, मैच कराई। और हुआ क्या देखो, फर्स्ट ODI ऑस्ट्रेलिया ने बनाई 255
आईसीआईसीआई वर्ल्ड कप में बनाए सिर्फ 162 और ये समझ गई, ये मैच आ गई, ये ऑस्ट्रेलिया 1/93 रन। सेकंड मैच हुई ऑस्ट्रेलिया 328, आईसीआईसीआई वर्ल्ड कप 273, 273, ऑस्ट्रेलिया 55 रन से जीती। नेक्स्ट मैच कराई 293, आईसीआईसीआई वर्ल्ड 137 पे समिट गई और कितने रन से जीते, ये 156 है। ये बोलो, ये पता है क्या था, क्या ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी उस समय? नहीं, ऐसा नहीं था। इसके रीजन सिर्फ एक ही है कि ऑस्ट्रेलिया के बंदों में क्या था, एक कोऑर्डिनेशन था, एक कॉर्पोरेशन था। लोग कोऑर्डिनेशन कॉर्पोरेशन की मदद से, टीम वर्क के से ये मैच को जीत रहे थे। वहीं पे जो दूसरी टीम थी जिसमें कोई किसका था, न्यूजीलैंड का है, कोई इंडिया का, कोई बांग्लादेश का है, तो इसमें क्या था, उन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था, तालमेल नहीं था, कॉर्पोरेशन की भावना ही नहीं थी। इसलिए क्या था, सब अपने अपने लिए खेल रहे थे, तो वो टीम को जिताने के लिए नहीं खेल रहे थे। इसलिए क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया की टीम हमेशा तीनों मैच के अंदर बहुत जबरदस्त जीती और आईसीआईसीआई वर्ल्ड कप जो वर्ल्ड कप की टीम थी वो बहुत बुरी तरह से हारी। तो ये होता है कोऑर्डिनेशन। जब कोई कोऑर्डिनेशन बनता है ना, तो नॉर्मल टीम भी क्या होती है, बहुत अच्छी प्ले करती है। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन रिक्वायर एट एवरी स्टेज ऑफ मैनेजमेंट। तो ये मैंने आपको क्रिकेट का एग्जांपल दे दिया। कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी फॉर प्लानिंग टू कंट्रोलिंग, मतलब प्लानिंग से कंट्रोलिंग के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर देखो यहाँ पे ये प्लानिंग, ये जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जिसके अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल, अगर इसमें से कहीं पे भी अगर कोऑर्डिनेशन मिसिंग हुआ तो क्या होगा, आगे यहाँ तक पहुंचेगी नहीं, यहाँ तक गाड़ी पहुंचेगी। तो ये कोऑर्डिनेशन क्या है, ये लिंक का काम करता है। ये किसका काम करता है, लिंक बैठाता है तो अलग अलग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। तो कोऑर्डिनेशन गिव शॉर्ट ऑफ एश्योरेंस फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये क्या एश्योरेंस देता है। नो वर्क रिमेन इनकम्प्लीट एंड नो वर्क डुप्लीकेट, ये भी किसका काम होता है, दस द वर्क बिकम इजी। तो ये किसमें होता है, कोऑर्डिनेशन के अंदर यही दिखाया जाता है कि कोई वर्क का डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए और कोई वर्क रह नहीं जाना चाहिए। To bring the coordination and harmony among the different function carried out by the different department in the business unit is called coordination. Coordination का मतलब ही क्या होता है कि डिपार्टमेंट के बीच में हार्मनी लाना, उनके बीच में हार्मनी लाना, डिफरेंट फंक्शन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, उसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। बेटा जी कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन याद कर लेना, एक नंबर क्या आती है, हार्मनी बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स, बेटा जी जो हमने ये पढ़ा ना वही इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा, ये हर एक एरिया ऑफ एक्टिविटी में चाहिए होता है, एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में चाहिए होता है। सक्सेस ऑफ द कोऑर्डिनेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर। जितना बेटर कम्युनिकेशन, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, कम्युनिकेशन से होता है। अगर कम्युनिकेशन मिसिंग हुआ, कम्युनिकेशन प्रॉपर डिलीवर नहीं हुआ तो कोऑर्डिनेशन फेल हो जाएगा। इसलिए हमारा सक्सेस ऑफ द कोऑर्डिनेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर। कोऑर्डिनेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन अगर हमने कोऑर्डिनेशन करा लेकिन सामने वाला सपोर्ट ही नहीं कर रहा तो कोऑर्डिनेशन के साथ साथ क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन भी होना चाहिए। कि हमने कोई चीज सामने वाले को बोली कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन ला के दो, सामने वाला हाँ भाई अभी के अभी मैं आपको इसका सॉल्यूशन लेके दे रहा हूं, उसे बोलते हैं कोऑपरेशन। तो कोऑर्डिनेशन होगा लेकिन कोऑपरेशन नहीं होगा तो भी हमारा बिजनेस सक्सेस नहीं होगा। तो लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए एंड कोऑपरेशन की भावना भी होनी चाहिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन बिजनेस रिसोर्सेज इज पॉसिबल ड्यू टू कोऑर्डिनेशन। जब कोऑर्डिनेशन होता है तो हम रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज कर पाते हैं। कोऑर्डिनेशन इज कंसीडर सोल ऑफ मैनेजमेंट। तो कोऑर्डिनेशन को क्या बोला जाता है, सोल ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस। अब ये इसके फायदे क्या होंगे, इससे हमारा मैनेजमेंट फंक्शन क्या होता है, इफेक्टिव बनता है। ऑल बिजनेस एक्टिविटी इजी हो जाती है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क रिमूव हो जाता है। बिजनेस के अंदर क्या आती है, हार्मनी अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट होता है। लीड टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव, हमारे जो प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव कर पाते हैं। मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द ऑर्डर एंड द टाइम ऑफ बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म बाय वेरियस डिपार्टमेंट। जो भी ऑर्डर एंड टाइम यहाँ पे इसके बीच में क्या होता है, हमारा मेन बैलेंस मेंटेन कर पाते हैं। तो बेटा जी ये था कोऑर्डिनेशन के ऊपर। आप यह इसको एकदम, कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट से 3 से 5 नंबर के अंदर क्वेश्चन आता है। तो इसका मीनिंग, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके इंपॉर्टेंस, ठीक है जी। ओके, फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। बेटा जी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पूछेगा तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग होगा। लेकिन अगर फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट पूछता है तो यहाँ पे मेनी फंक्शंस आर टू बी डन, फंक्शन मतलब एक्टिविटी टू बी डन बाय द डन टू मैनेज द बिजनेस। अब कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, तो एक बिजनेस के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज की जाती है। तो फंक्शनल एरिया मतलब कौन कौन सी एक्टिविटी की जाती है। तो पहला होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग मैनेजमेंट हमने बहुत डिटेल्ड में
सीखा है वन शॉट के अंदर। मार्केटिंग मैनेजमेंट, 4 P's ऑफ मैनेजमेंट। प्रोडक्ट, या तो इसको प्रोडक्ट मिक्स भी बोलते हैं, तो प्रोडक्ट, प्राइस, इसको हम बोलते हैं प्लेस, जिसको हम दूसरा क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है प्रोडक्ट के अंदर हम क्या डिसाइड करते हैं बेटा जी, अगर मैं ब्रीफली बताऊं प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, लेबलिंग, वो सब किसके अंदर आता है, वो सब आता है पैकेजिंग, वो सब आता है प्रोडक्ट के अंदर। प्राइस के अंदर प्राइस क्या होनी चाहिए, कितनी कम होगी, क्या ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी, इसके अंदर हमारे कॉम्पिटिटर की प्राइस कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, बहुत सारी चीजें आती है जिसके बेस में हमारी प्राइस डिसाइड होती है। प्लेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होती है, इसके अंदर डायरेक्ट सेलिंग करना है कि इनडायरेक्ट सेलिंग करना है। इनडायरेक्ट सेलिंग करना हो तो वहां पे 3 लेयर आती है, वहां पे होती है 1 लेयर, मतलब बीच में रिटेलर होगा, फिर कंज्यूमर होगा। सेकंड के अंदर मैन्युफैक्चरर, उससे जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर। और तीसरी जो चैनल होते हैं जिसके अंदर कौन होता है, तीसरी चैनल के अंदर हमारा मैन्युफैक्चरर, फिर आएगा एजेंट, एजेंट के बाद आएगा होलसेलर, होलसेलर के बाद आएगा रिटेलर, और रिटेलर के बाद आएगा कंज्यूमर। फिर आता है प्रमोशन, प्रमोशन के अंदर हम सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है, फिर पब्लिक रिलेशनशिप, वो सबको हमने डिटेल में वहां पे पढ़ा हुआ है। इस सारी चीज का बेटा जी ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का डिटेल्ड रिवीजन वन शॉट मैंने उसमें बहुत मस्त तरीके से कराया। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अब एक जो बिजनेस होता है ना उसके अंदर क्या लगता है, ह्यूमन रिसोर्स लगता है। हमारी कोई भी एक्टिविटी इनकम्प्लीट हो जाएगी अगर हमारा प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स नहीं हुआ तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस विच टेक इनटू अकाउंट टेक इनटू कंसिडरेशन प्रोफिशिएंसी, नॉलेज, इंटेलिजेंस, लाइक्स, डिसलाइक ऑफ अ पर्सनल डिपार्टमेंट, सेक्टर ऑफ एम्प्लॉय इंटीग्रिटी, एम्प्लॉय इंटीग्रेट इट विद द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। मतलब जो एम्प्लॉय की प्रोफिशिएंसी, एम्प्लॉय का नॉलेज, एम्प्लॉय का इंटेलिजेंस, उसकी लाइक, उसके डिसलाइक, उसका पर्सनल डेवलपमेंट, एम्प्लॉय से रिलेटेड सारी चीजों को हम इंटीग्रेट करते हैं, मतलब उसको लिंक करते हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव के साथ, और क्या करते हैं, एंड चैनलाइज द बिजनेस टुवर्ड्स द सक्सेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब क्या बेटा जी, अगर एम्प्लॉय को अच्छा लगता है अकाउंटिंग में उसका इंटरेस्ट ज्यादा है, तो हम उसको अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर डालते हैं, न कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डालेंगे। तो उसके इंटरेस्ट को हमने बिजनेस ऑब्जेक्टिव के साथ जोड़ दिया, ठीक है। एम्प्लॉय को अच्छा लगता है कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालना, तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन टीम में डालेंगे। एम्प्लॉय के पास स्किल है ह्यूमन रिसोर्स की, लोगों को सिलेक्ट करना, लोगों को ट्रेन करना, उनका डेवलपमेंट करना, तो उसको हम एचआर डिपार्टमेंट में डालेंगे। तो लोगों, हमारे जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी प्रोफिशिएंसी, उनके नॉलेज, उनके लाइक डिसलाइक के हिसाब से हम उनको इंटीग्रेट करते हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव के अंदर, और फिर से हम बिजनेस को सक्सेस की ओर ले जाते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो इट इंक्लूड रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन, डायरेक्शन ऑफ एम्प्लॉय। इंटीग्रेट करना इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव विद द कंप्लीशमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव को, हम अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव को उनके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव से क्या करते हैं, इंटीग्रेट करवाता है, ताकि उसका भी ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल होता है। एम्प्लॉय आर कंसिडर वैल्यूएबल एसेट, जितने एम्प्लॉय आपके बिजनेस में रहेंगे उतना आपका क्या होगा, जितना आपका लेबर टर्नओवर कम होगा उतना ज्यादा बिजनेस ग्रो ज्यादा करता है। क्यों? क्योंकि जो पुराने एम्प्लॉय उनको नॉलेज होता है कौन सा काम कैसे करना है, कब कौन सी प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय को क्या बोला जाता है, वो बोला जाता है वैल्यूएबल एसेट्स। प्रॉपर ट्रेनिंग इज गिवन टू द एम्प्लॉय फॉर देयर डेवलपमेंट, हम जो टाइम टू टाइम उनको क्या करते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करते हैं। बेटा जी ट्रेनिंग किसको दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है जो बॉटम लेवल, मिडिल लेवल होता है उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और डेवलपमेंट जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है उनका क्या किया जाता है, डेवलपमेंट किया जाता है, ठीक है। इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस, लोगों की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना एंड प्लेस देम एट अ राइट पोजीशन, और उनको जो जिसकी जैसी लायकात है, जिसका जैसा होल्ड है वर्क के ऊपर, उसको उस वर्क के अकॉर्डिंग उसको वो टास्क दिया जाता है। मेंटेन द एम्प्लॉयज इन अ बिजनेस बाय रिड्यूसिंग लेबर टर्नओवर रेट। मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे हमको जो भी बिजनेसमैन होता है वो हमेशा क्या करता है, वो हमेशा ट्राई करता है कि लेबर टर्नओवर कम से कम हो। टू प्रोवाइड कंडुसिव एनवायरमेंट टू बूस्ट देयर झील, उनको ऐसा एनवायरमेंट देता है जिससे उनका बूस्ट देयर झील, जो झील उनका जो एंटरटेनमेंट, जो उत्साह है वो बना रहे बिजनेस करता है। एफिशिएंसी टू अकम्प्लिश बिजनेस ऑब्जेक्टिव, वो हमेशा बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने के लिए काम करे, ठीक है। तो ये क्या थे, ये थे हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन कौन से हैं फटाफट, ये कौन सा है, पहले आप क्या करना, पूरा का पूरा आप पहले स्टाफिंग का चैप्टर करना, उसके बाद इसको पढ़ोगे एकदम इजी लगने लगेगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि आप ये जो चैप्टर है
फर्स्ट स्टेप उसको सबसे लास्ट में करने का। तो रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन देना, उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव को बिजनेस ऑब्जेक्टिव के साथ जोड़ना, एम्प्लॉय जो क्या होता है वैल्यूएबल एसेट्स होता है, इसलिए एम्प्लॉय को जाने नहीं देना, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, उनका प्रॉपर डेवलपमेंट करना, उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको राइट पोजीशन देना। अगर कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको राइट पोस्ट देना, उसको प्रमोशन देना, उसको और अच्छा ट्रेन और डेवलप करना, उसको फिर इंसेंटिव देना, फाइनेंशियल इंसेंटिव, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देना। टू मेंटेन एम्प्लॉय को मेंटेन करना ताकि लेबर टर्नओवर रेट क्या हो, कम से कम हो। प्रोवाइड करने से एनवायरनमेंट देना ताकि उनका प्रोत्साहन बना रहे, उनका एफिशिएंसी बना रहे, हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अचीव होता रहे। तो इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों बैन, ये जो ह्यूमन रिसोर्स ये क्यों चाहिए, जिसके कारण एम्प्लॉय की इफिशियंसी बढ़ती है, एम्प्लॉय की इफिशियंसी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रॉफिटिबिलिटी बढ़ेगी, बिजनेस ग्रो करेगा, बिजनेस की रेपुटेशन बढ़ती है, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस बढ़ती है, क्वालिटी ऑफ गुड्स बढ़ते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जितनी ज्यादा इफिशियंसी बढ़ेगी उतना वेस्टेज कम होगा और क्वालिटी ऑफ गुड्स बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे फीलिंग ऑफ वननेस आएगी अमॉन्ग द एम्प्लॉय कि हम एक ही ऑर्गेनाइजेशन के हिस्से हैं। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उनके बीच में क्या होगा, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा, लेबर टर्नओवर कम से कम होगा, लोगों के बीच में जॉब सेटिस्फैक्शन होगा, एम्प्लॉय को जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा क्योंकि उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रही है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी एफिशिएंसी हो रही है, उसको सही से क्या हो रहा है, उसको इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, तो वो वहां पे जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ता जाएगा, जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा तो टर्नओवर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। एम्प्लॉय गेट जॉब सेटिस्फैक्शन विच फाइनली टर्न इनटू एनवायरनमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पीस, जिससे शांति बनी रहती है, लोग अच्छे से काम करते हैं। तो बेटा जी हमने फंक्शनल एरिया के अंदर एक मार्केटिंग मैनेजमेंट देखा, दूसरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब एक एचआर की टीम होती है, तीसरी होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर भी मैंने एक डिटेल में वन शॉट बनाया हुआ, हमारा पूरा चैप्टर है, उसको भी मैंने यहाँ पे बनाया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है, फाइनेंस इज अ लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस। बेटा जी इसके ऊपर आता है हमारा एमसीक्यू, क्या आता है एमसीक्यू। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या बोला जाता है, लाइफ ब्लड। जैसे ब्लड के बिना अगर एक सेकंड के लिए भी ब्लड अगर कहीं पे ब्लॉक हो जाए, शरीर के अंदर आगे नहीं बढ़े, रुक जाए, तो हमको हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम आती है, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। वैसे ही बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को प्रॉपर हैंडल ना करो और फाइनेंस रुक जाए तो बिजनेस खत्म हो जाता है। तो नो एक्टिविटी इज पॉसिबल विदाउट फाइनेंस, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस बोला जाता है। फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर एस्टेब्लिशमेंट, कंपनी को एस्टेब्लिश करना हो, डेवलपमेंट करना, एक्सपांशन करना हो, मॉडर्नाइजेशन करना हो बिजनेस का, उन सब के लिए क्या चाहिए होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट चाहिए होता है। तो अगर इसकी मीनिंग की बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद द फाइनेंशियल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये फाइनेंस से रिलेटेड सब कुछ कहाँ हैंडल होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हैंडल होता है। फाइनेंशियल्स का मतलब क्या होता है कि फाइनेंस कहाँ से आएगा, उसका कैसे यूटिलाइजेशन होगा, उसका प्रॉपर अलोकेशन कैसे होगा, वही सब कुछ चीज हम फाइनेंस में देखते हैं। जैसे कि एस्टिमेशन, द नीड ऑफ फाइनेंस, कितनी नीड है, उसका प्लान करना, उसका बजट प्रिपेयर करना कि इस पर्पस के लिए इतना इतना फाइनेंस लगेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के अंदर डिविडेंड कितना देना है, रिटेन कितना करना है, ये भी फाइनेंस डिपार्टमेंट हेड डिसाइड करता है। टू डिसाइड द कैपिटल स्ट्रक्चर, कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कि जो कैपिटल आएगी वो कौन कौन से सोर्स आएगी। फोर टाइप ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर होती है। ओनली इक्विटी होता है, इक्विटी विद प्रेफरेंस शेयर होता है, इक्विटी विद डिबेंचर होता है, एंड इक्विटी विद प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर होता है। तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उसमें कहां से कैपिटल लानी है, उसके कौन कौन से ध्यान में रखनी है बातें, वो सब मैंने वन शॉट फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताई है। आप उसको डिटेल में जाके वहां पे चेकआउट कर सकें। टू डू प्रोसीजर फॉर एक्वायरिंग फाइनेंस, की फाइनेंस को एक्वायर करने की क्या प्रोसीजर होगी। फाइनेंस ऐसे तो नहीं है कि हमने सोचा और फाइनेंस आ गया, उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है। तो वो प्रोसीजर कौन फॉलो करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट टीम हैंडल करती है। एफर्ट आर मेड टू यूटिलाइज एंड कंट्रोल द फाइनेंस प्रॉपर्ली, हम एफर्ट करते हैं ताकि हम प्लान करें उसको प्रॉपर, उसका यूटिलाइजेशन हो और उसके ऊपर कंट्रोल की जहां जहां वेस्टेज हो रहा है उस वेस्टेज को रोका जा सके। डिसाइड फाइनेंशियल पॉलिसी, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड पॉलिसी सब वो डिसाइड करेंगे कि एक सेल्स टीम कितना मैक्सिमम फाइनेंस यूज कर सकते, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितना फाइनेंस, तो और कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब फाइनेंस जहां जहां यूज होगी इसकी पॉलिसी बनाएंगे वो। प्लान फॉर टैक्सेस, गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम टैक्स पे करना पड़ता है, जैसे कोई होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, और जो डिफरेंट टाइप ऑफ अलग टैक्सेस होते हैं वो भी हमको पेमेंट करने पड़ते हैं। जैसे प्रोविडेंट पीएफ का पेमेंट करना, ईएसआई का पेमेंट करना, ठीक है, एम्प्लॉइज के ड्यूज वगैरह ये हो गए। तो ये फिर हमारा जैसे हम अगर जीआईडीसी एरिया में काम करते हैं तो जीआईडीसी को भी टैक्स पे करना पड़ता है, म्यूनिसिपल टैक्स पे करना पड़ता है, अलग अलग टैक्स होते हैं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के, वो सारे पेमेंट को प्लान करना वो भी काम किसका है,
फाइनेंस मैनेजमेंट टीम का है। टू मेक अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स, कि एसेट को खरीदना है, खरीदने के अंदर दो प्रकार के डिसीजन किए जाते हैं। एक होता है बाय, बाय करना है, और दूसरा होता है लीज। कि बाय करना है तो सपोज कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आएगी, और लीज पे लेना है तो हर महीने सपोज 20,000 का रेंट आएगा। तो हमको रेंट पे बिजनेस करना है कि उसको परचेज करना है, ये भी कौन डिसाइड करता है? ये भी डिसाइड करता है हमारी फाइनेंस टीम। ठीक है, तो पूरा फाइनेंस से रिलेटेड उसका एक्विजिशन एंड उसका यूटिलाइजेशन, उसका कंट्रोल से रिलेटेड सारी पॉलिसीज सब कहां पे आती है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आती है। एक बार वापस मैं फटाफट क्विकली बताता हूँ, क्विकली फाइनेंस कितना चाहिए, उसका प्लान करना, उसका बजट प्रिपेयर करना, इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना है नहीं करना, रिटेन करना, वो सब भी यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, सोर्स ऑफ इक्विजिशन क्या होगा, उसके लिए कौन सी प्रोसीजर फॉलो की जाएगी, उसका यूटिलाइजेशन क्या होगा, उसके कंट्रोल्स वगैरह कैसे हम रखेंगे ताकि वेस्टेज ना हो, फाइनेंशियल पॉलिसी, टैक्सेस का पेमेंट, उसका अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स को खरीदना है नहीं खरीदना, ये सब किसके पास होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पास होता है। तो बेटा जी हमने 3 फंक्शनल पूछेगा मतलब एक्टिविटीज, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट, HRM, नेक्स्ट आया फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट आ रहा है प्रोडक्शन से रिलेटेड, मतलब पूरा प्रोडक्शन से रिलेटेड आएगा। ठीक है, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? बिजनेस के अंदर क्या होता है? प्रोडक्शन होगा, आपका एम्प्लॉय का एक्विजिशन होगा, फाइनेंस हैंडल होता है, ये सभी तो होता है प्रोडक्शन फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। तो द प्रोसेस ऑफ नेचुरली अवेलेबल रॉ मटेरियल को जब हम कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन की विगत होगा नहीं, उसी को बोला जाता है प्रोडक्शन। बेटा जी आपका 1 नंबर पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज मीन बाय प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन का मतलब हम रॉ मटेरियल को यूज करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स के अंदर, उसी को बोला जाता है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस विच कैपेबल ऑफ सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स, और जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करता है। तो प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस जहां पे क्या होगा? प्रोडक्शन प्लानिंग, डिसाइडिंग प्रोग्राम, मेंटेन कोऑर्डिनेशन, प्रोवाइडिंग डायरेक्शन एंड कीपिंग कंट्रोल, ये सब किसके अंदर आता है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो बेटा जी ये हमारा प्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से काम किए जाते हैं? टू डिसाइड द प्रोडक्शन प्लान, हम कौन कौन से प्लान करेंगे मतलब प्रोडक्शन करेंगे, वो सब किसके अंदर आता है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर आएगा। प्रोडक्शन का रिसर्चेस करते रहना कि अलग अलग प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना, अलग अलग न्यू प्रोडक्ट को लाना। टू सिलेक्ट द प्रोडक्शन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट मिक्स मतलब कौन कौन से प्रोडक्ट का डेवलपमेंट और कौन कौन से नए नए प्रोडक्ट लाने हैं, वो सब काम किस में आता है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आता है। सिलेक्ट कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी, कौन सी मशीनरी यूज करनी, लेबर टेक्नोलॉजी, कैपिटल मशीनरी टेक्नोलॉजी यूज करनी, वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आता है। डिसाइड लोकेशन, कैसे कहाँ पे प्रोडक्शन होगा, लेआउट ऑफ अ बिजनेस, कहाँ कहाँ कितनी मशीनरी होंगी, वो सब भी प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आता है। एस्टिमेट द नीड ऑफ मटेरियल, कौन कौन सा मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, वो सब भी प्रोडक्शन के अंदर जरूरत पड़ती है। प्रोडक्शन का कंट्रोल करना, उसका क्वालिटी कंट्रोल करना, यहाँ पे कंट्रोल ओवर द एक्सपेंस एंड कॉस्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन एंड सिंप्लीफिकेशन इन प्रोडक्शन को सिंप्लीफाई करना, ये भी किसका काम होता है? ये भी काम होता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का। तो बेटा जी हमने क्या देखा? ये देखा हमने प्रोडक्शन से रिलेटेड, ये सारा प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर सब कुछ प्रोडक्शन से रिलेटेड आएगा। प्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या देखा? जहां पे हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स के अंदर, जो लोगों की नीड को सेटिस्फाई करता है उसे ही हम बोलते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के फंक्शन क्या है? मतलब प्रोडक्शन के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी की जाती है, सारा रिलेटेड प्रोडक्शन डाल दो। मतलब प्रोडक्शन को प्लान करो, प्रोडक्शन का रिसर्च करना, प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करना, प्रोडक्ट मिक्स मतलब एक दो अलग प्रोडक्ट को साथ साथ बनाना, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी, उसका लेआउट क्या होगा, उसका लोकेशन क्या होगा, और कौन कौन से रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन से अदर थिंग्स रिक्वायरमेंट होगी, प्रोडक्शन को कैसे कंट्रोल करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल करना, कंट्रोल ओवर द एक्सपेंस, उसके जो भी कंट्रोल वेस्टेज ना हो उसको कंट्रोल करना, इंट्रोड्यूस वेरिएशन एंड सिंप्लीफिकेशन इन द प्रोडक्शन, उसके अंदर जो भी वेरिएशन आ रहे हैं उसको कंट्रोल करना और प्रोडक्शन प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना, ये भी किसका काम होता है? ये भी काम होता है हमारा प्रोडक्शन मैनेजमेंट का। तो बेटा जी यहाँ पे हमने फंक्शनल एरिया खत्म किया। फंक्शनल एरिया के अंदर हमने क्या देखा? मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ये सभी डिटेल के अंदर आते हैं। इसमें से 3 वाले जो डिटेल में आते हैं, जो मैंने ऑलरेडी वहां पे वन शॉट कराया हुआ है। तो बेटा इसी के साथ हमारा जो पहला चैप्टर है वो मैंने अप्रोक्सीमेटली 52 मिनट्स के अंदर आपको ये पूरा का पूरा मतलब 50 मिनट में ओवरऑल मैंने आपको कंप्लीट करवाया और बड़ा ही डिटेल और बड़ा ही सिंपल मैनर में कंप्लीट करवाया। आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लग रहा हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट ही मेरे को बूस्ट करते हैं, मेरे को और एनर्जी देते हैं आपको ऐसा नॉलेज और शेयर करो। कमेंट में और बताना, क्योंकि हमने
ओसीएम के पूरे वन शॉट कर दिए थे। बच्चों ने कमेंट में लिखे थे कि सर हमको ओसीएम के वन शॉट भी करवा दो गाला के साथ साथ, तो हमारी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। तो मैंने बेटा जी 1 से लेकर 12 तक के सभी के सभी वन शॉट करवा दिए, और वो जो चैप्टर्स है 1 से सवा घंटे के अंदर रखे हुए हैं, जो आपको डिटेल नॉलेज देगा और आपको कंसेप्ट क्लैरिटी पूरी मिलेगी। तो चलो मिलते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन एग्जाम नजदीक आ रही है, इसलिए पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, बस खाली एक ही काम करना है अभी, सिर्फ पढ़ना है। ओके, और बोर्ड के एग्जाम में रिकॉर्ड तोड़ मार्क्स लाए। तो चलो मिलते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।